हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की गणित की एड ग्रेड में अध्याय 7 भिन्न के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस श्रृंखला में हम पिछले 6 अध्यायों के प्रश्नों के हल कर चुके हैं। तो यदि आपने अब तक इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन पर शो हो रही होगी। यहाँ से जाकर आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि पाठ का नाम है भिन्न, तो भिन्न का शाब्दिक अर्थ है एक समूह अथवा एक पूर्ण का एक भाग। जैसे 3/4 एक भिन्न है, इसे हम 3/4 पढ़ते हैं। तो इसे अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो जैसे मैंने एक ये वृत्त बनाया और वृत्त को मैंने कुल 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो इन चारों भागों में हर एक भाग को मैं 1/4 लिखूँगा क्योंकि कुल भाग हैं 4 और 4 में से मैं जिस भाग को प्रदर्शित कर रहा हूँ एक भाग को, तो हर एक भाग अपने आप में 1/4 या 1/4 भाग है। अगर मैं यहाँ पर 2 भागों को छायांकित कर देता हूँ तो छायांकित भागों के लिए भिन्न होगी 2/4। इसका मतलब है 4 भागों में से 2 भाग छायांकित हैं। अगर 3 भागों को छायांकित कर देता हूँ तो यहाँ भिन्न आ जाएगी 3/4 या 3/4, यानी कि 4 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। और यदि मैं इस अछायांकित भाग को प्रदर्शित करना चाहूँ तो इसे लिखूंगा मैं 1/4, यानी 4 भागों में से एक भाग अछायांकित है। जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 बॉक्सेस से मिलकर एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है और हर एक भाग को 1/4 से प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब है कि 4 भागों में से कोई एक भाग की बात हो रही है। ऐसे ही नीचे देखते हैं हम। जैसे नीचे यहाँ पर आपको एक चित्र बना हुआ है दिख रहा है। यहाँ कुल 4 भाग हैं और 4 भागों में से केवल एक भाग छायांकित है, तो जिसके लिए छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखी गई है 1/4। इसका मतलब है 4 भागों में से एक भाग छायांकित है। इसी प्रकार एक और चित्र बाजू में बना हुआ है, इसमें भी कुल 4 भाग हैं और 4 भागों में से कुल 2 भाग छायांकित हैं, तो जिसके लिए भिन्न है 2/4। इसका मतलब है कि 4 भागों में से 2 भाग छायांकित हैं। जब हम 1/4 और 2/4 को जोड़ देते हैं तो कुल 4 भागों में से 3 भाग छायांकित हो चुके हैं, तो इसके लिए भिन्न आएगी 3/4। इसका मतलब है कुल 4 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। तो इस प्रकार हम भिन्नों का प्रयोग करते हैं। भिन्नों में हम केवल पूर्ण संख्याओं का उपयोग करते हैं, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं, धनात्मक संख्याएं, उन्हीं संख्याओं का उपयोग हम पूर्ण संख्याओं या भिन्न में करते हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। यहाँ अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं होंगी। यहाँ पर हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो वह परिमेय संख्या बन जाती है। तो अब हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की ओर। अब है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 भिन्नों को जोड़ना है। पहली भिन्न है 4/3 और दूसरी है 5/3। तो जब भिन्नों के हर एक समान हो तो हम अंशों को सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों में हर है 3, तो हम इस 3 को केवल एक ही बार लिख लेते हैं यहाँ, और अंशों को हम सीधा जोड़ देते हैं, यानी 4 धन 5। तो 4 और 5 हो जाएगा 9/3। तो 9 को हम 3 से भाग दे देते हैं, 3 को 3 और 3 तिरका 9, तो उत्तर आ जाएगा 3। इसी प्रकार देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इसमें हमें जोड़ना है 1/2 और 1/3 को। अब चूंकि पिछले प्रश्न की तरह इसमें हर एक समान नहीं है तो हमें पहले हरों को एक समान बनाना होगा। तो हम देखते हैं 2 व 3 के पहाड़े में सबसे पहले आने वाली संख्या है 6, यानी 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त क्या है 6। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस प्रकार मैंने पहाड़ा लिखा। ऐसे ही 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12,
तो दोनों में सबसे पहले मुझे मिला 6, यानी दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 6। तो मतलब मुझे इसे भी 6 बनाना पड़ेगा और इसे भी 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए मुझे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं हर में 3 से गुणा कर रहा हूँ तो अंश में भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। धन, अब मुझे इसे भी 6 बनाना है तो 3 को 6 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं हर में 2 से गुणा कर रहा हूँ तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम हल कर लेते हैं। तो 3 को ये 3, फिर 2 तिया 6, इसी प्रकार 2 को 2 और 3 दूनी 6। अब देख पा रहे हैं आप दोनों के हर कैसे हो गए एक समान। जब हर एक समान हो गए हैं तो पिछले प्रश्न की तरह हम सीधा एक बार लिख पाएंगे और अंशों को हम सीधा जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5/6। जब हर एक समान होंगे तब आप इसे अंशों को सीधे जोड़ पाएंगे, और यदि इनकी हर असमान है तो पहले आप लघुत्तम समावर्ती जितना भी आ रहा है उतना आप उन हरों को परिवर्तित कर लेंगे। और जिस प्रकार हम भिन्नों को जोड़ते हैं उसी प्रकार इन्हें घटाया भी जाता है। तो इसी प्रकार घटाने के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ निम्नलिखित सवालों को हल करें। तो हम एक एक करके चारों प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 16/5 ऋण 7/5। तो यहाँ दोनों भिन्नों के आप देख पा रहे हैं हर कैसे हैं एक समान है। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है। जब भिन्नों के हर एक समान है तो हम इसे केवल एक बार लिख लेंगे और अंशों को सीधा सीधा घटा देंगे। 16 में से 7 गए तो बचे 9/5। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 4/3 ऋण 1/2। अब यहाँ पर भिन्नों के हर असमान है तो मैंने अभी अभी देखा था कि 3 और 2 का लघुत्तम क्या आया था, लघुत्तम समावर्त 6, यानी हमें दोनों हरों को 6 बनाना पड़ेगा। तो पिछले प्रश्न की तरह ही हमें 3 को 6 बनाना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब चूंकि हर में 2 का गुणा करा है तो अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऋण, फिर इस 2 को भी 6 बनाना है तो इसके लिए मुझे इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और हर में 3 का गुणा किया है तो अंश में भी 3 का गुणा करेंगे। अब हल कर लेंगे इसे। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ऐसे ही ऋण का चिन्ह बीच में अपनी जगह जाएगा। 3 को 3 और 2 तिया 6। अब आप देख पा रहे हैं दोनों के हर कैसे हो गए एक समान। तो इसे हम एक ही बार लिख लेंगे अब, और अंशों को सीधा सीधा घटा देंगे। तो 8 ऋण 3, तो 8 ऋण 3 हो गया 5/6। देखते हैं अगला प्रश्न 5/6 ऋण 3/4। तो यहाँ पर भी दोनों भिन्नों के हर कैसे हैं अलग अलग हैं। तो इसके लिए भी हम 6 और 4 का लघुत्तम समावर्त निकाल लेंगे। तो आप इसे या तो पहाड़ी की सहायता से निकालें या फिर आप इस तरह भी इसे निकाल सकते हैं कि पहले हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे। 3 का 3 है 3, 2 को 2 और फिर 3 से भाग देंगे। 3 को 3, 3 को 3। तो गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 6 और 4 के पहाड़े में आने वाली जो समान संख्या वह 12 है। मतलब मुझे इसे भी 12 बनाना पड़ेगा और इसे भी 12। तो देखते हैं 6 को 12 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब हर में 2 का गुणा करा है तो अंश में भी 2 का गुणा करेंगे। ऐसे ही 4 को मुझे 12 बनाना है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब जब हर में 3 का गुणा किया है तो अंश में भी 3 का गुणा करेंगे, और गुणा करके हम अगली स्टेप में नीचे लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ऐसे ही 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और बीच में जो ऋण का चिन्ह चल रहा है वह उसी प्रकार चलता रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं दोनों के हर कैसे हैं एक समान हो गए हैं, इसलिए इसे हम एक ही बार लिख लेंगे और अंशों को सीधा घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया तो 1/12। इसी प्रकार आखिरी प्रश्न है 3/5 ऋण 4/20। तो 5 और 20 के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या है 20, क्योंकि 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 के 20, जबकि 20 के पहाड़े में 20, 20 एकम 20 पहली बार में आ जाएगा। इस प्रकार 5 और 20 का लघुत्तम हो गया 20। तो अब इस 5 को 20 बनाने के लिए हम इसमें 4 का गुणा करेंगे। अब जब हर में 4 का गुणा किया है तो अंश में भी 4 का गुणा करेंगे, और 20 तो ऑलरेडी 20 है ही, तो इसलिए हम
इसमें किसी संख्या का या 1 का गुणा कर दें ताकि ये 20 से परिवर्तित ना हो। फिर गुणनफल को हल करेंगे तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20। इसी प्रकार 4 को 4, या आप सीधा भी इसे लिख सकते हैं 4/20, क्योंकि 20 को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों के हर हो गए एक समान, तो इसे एक ही बार लिख लेंगे और अंशों को घटा देंगे। तो 12 में से 4 गया 8/20। अब चूंकि ये आगे भी हल हो सकता है, 4 से हम काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो अंतिम उत्तर आया 2/5। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, भिन्न 5/12 में हर है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, भिन्न में ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। तो इसमें पूछा गया हर, तो हर जो है वह है 12। हर है नीचे वाली संख्या, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, कितने बार 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि x बार 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो x का मान निकालना है, इसलिए x को वहीं रहने देंगे और 1/2 भी अपनी जगह, और इस 1/8 का पक्षांतर इस साइड से इस तरफ करेंगे तो ये पलट कर 8/1 हो जाएगा। 2 1 2, 2 चौके 8, तो x का मान आ जाएगा 4। यानी 1/8 को हम 4 बार लेंगे तब जाके 1/2 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी पूर्ण भाग का हिस्सा या भिन्न का मान होता है। तो ये हमेशा आप देख लें, चाहे तो 1/2 ले लें आप, इसको हल करेंगे तो 0.5 आएगा। 1/8 ले लें आप, तो इसका मान लगभग आएगा 800, ये हो जाएगा 10, 8 को 8, 8 दूनी 16, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 7/8 मीटर रिबन के टुकड़े में से 1/4 मीटर लंबा रिबन का टुकड़ा काट लेने पर शेष बचे रिबन की लंबाई होगी। तो 7/8 में से हमें 1/4 को घटाना है। अब चूंकि 8 और 4 का लघुत्तम समवर्ती 8 ही होता है, तो हमें दोनों हरों को 8 बनाना है। तो एक तो पहले से ही 8 है, इसे हमें 8 बनाने के लिए हर में और अंश में 2 का गुणा कर देंगे। तो 7/8 ऋण 2 1 2 बटे 4 दूनी 8। अब दोनों के हर एक समान हो गए हैं, तो हम अंशों को सीधा सीधा घटा सकते हैं। तो 7 ऋण 2 बटे 8, तो यह आ गया 5/8। तो इस प्रकार उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5/8। हमने अभी अभी सीखा था कैसे असमान हरों को समान बनाकर भिन्नों को घटाया जाता है, उसी प्रकार इसे हल किया है मैंने। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। एक बच्चे ने एक पाठ का 1/8 भाग पहले दिन व 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। उसने 2 दिनों में पाठ का कुल कितना भाग पढ़ा। तो पहले दिन उसने पढ़ा 1/8 भाग और दूसरे दिन पढ़ा 1/4 भाग। तो दोनों को मुझे बताना है कि कुल मिलाकर उसने कितना भाग पढ़ा। अब यहाँ पर भी दोनों के जो हर हैं असमान हैं, दोनों को मुझे एक सा बनाना है। तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ नीचे, ताकि ये 8 बन जाए। अब जब हर में 2 का गुणा किया है तो अंश में भी 2 का गुणा कर देंगे। तो 1/8 धन ये 2 1 को 2 बटे 4 दूनी 8। दोनों के हर अब एक समान हो गए हैं, तो हम अंशों को सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो 1 धन 2 बटे 8, यानी कि 3/8 भाग। तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/8 भाग उसने कुल मिलाकर 2 दिनों में पढ़ा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, 1/2, 1/3, 1/4 व 1/5 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, क्योंकि आप जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे भागफल उतना बड़ा आएगा, और जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे भागफल उतना छोटा आएगा। तो ऐसी भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वह उतनी बड़ी होगी, और जिसका हर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वह उतनी छोटी होगी। तो उस हिसाब से सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वह होगी 1/2। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, यूसुफ ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा भाग दिया। अब चूंकि 7 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा गया है,
तो हर एक व्यक्ति को 1/7 भाग मिलेगा, क्योंकि 7 भाग किए हैं तभी तो 7 से 7 कटकर 1 यानी कि पूरा केक बन रहा है। 1/7 भाग 7 बार मिलकर एक पूरा केक बनता है, यानी हर व्यक्ति को 1/7वां भाग मिला है। प्रश्न क्रमांक 8 है, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो जब भी हम संख्या रेखा पर किसी भिन्न को दर्शाते हैं तो हम दो संख्याओं के बीच उतना ही भाग करते हैं जितना कि उस भिन्न का हर होता है। यानी हम 3/7 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। यदि यहाँ पर 7 की जगह कोई और संख्या होती, यहाँ पर जैसे 7 के बजाय 8 या 9 होता, तो हम 0 से 1 के बीच की दूरी को पर उतने भागों में यानी कि 9 भागों में बांटते। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। रोहन ने खरबूजे को 8 बराबर भागों में विभाजित किया। उसने 2 टुकड़े अपने मित्र सोहन को दिए एवं स्वयं 3 टुकड़े खा लिए। बताइए दोनों ने मिलकर एक खरबूजे का कुल कितना भाग खाया। तो कितने भाग किए गए खरबूजे के? 8 बराबर भाग, और 2 टुकड़े मित्र सोहन को दिए और 3 टुकड़े स्वयं खाए, यानी कुल मिलाकर 2 और 3 5 भाग खा लिए गए हैं, और कुल भाग किए गए थे उसके 8। तो कुल भाग थे 8 और 5 भाग खा लिए गए, यानी उस खरबूजे का 5/8 भाग खा लिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाता कि कितना भाग शेष बचा है, तो 8 भाग थे, 8 में से 3 भाग शेष बचे, यानी कुल खरबूजे का 3/8 भाग शेष बचा है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें पर। एक कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल्स लगी हुई हैं। यदि 40 टाइल्स कमरे के फर्श को के 1/3 भाग को निरूपित करती हैं, तो फर्श में लगी कुल टाइल्स की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि फर्श में कुल टाइल्स कितनी लगी, यानी 40 टाइल्स जो हैं वह फर्श के 1/3 भाग को दर्शा रही हैं। तो हमने मान लिया कि कुल टाइल्स की संख्या कितनी है? x। तो x का 1/3 भाग कितनी है? 40, यानी जो 1/3 भाग है वह 40 है। तो हम मान ले रहे हैं कि कुल टाइल्स है x, तो x का 1/3 40। तो इस 3 का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, तो ये जो भाग में है 3, ये भाग से इस तरफ जाके गुणा में आ जाएगा यहाँ से हटके। तो 40 या 120 टाइल्स उस फर्श में लगी होंगी कुल मिलाकर। प्रश्न 11वां है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो वह समान भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/5, 4/5, ये सारी कैसी भिन्न है? समान भिन्न है, क्योंकि इन सभी के हर कैसे हैं? एक समान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी भिन्न जिसके अंश समान हो लेकिन हर अलग अलग हो, तो जिसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी, और जिसका हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। अब यहाँ पर दोनों भिन्नों के जो अंश है वे एक समान है, लेकिन यहाँ पर पहली भिन्न का हर बड़ा है और दूसरी भिन्न का हर छोटा है। तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यानी रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिला और उसकी बहन को 1/2 भाग, तो उसकी बहन को अधिक मतलब ज़्यादा जूस मिला है और उस रोहन को जूस का कम भाग मिला है। तो रोहन को कम जूस मिला है। जब अंश समान रहेगा तो हम हर से तुलना करते हैं। हर में ये उल्टा हो जाता है कि हर बड़ा है तो भिन्न छोटी और हर छोटा है तो भिन्न बड़ी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी भिन्नों के हर एक समान है। तो हर जब एक समान है तो जिस भिन्न का जो अंश है जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी, और जिस भिन्न का अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी। अब चूंकि हमें
अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में जमाना है, यानी पहले सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा अंश है 13, 13/7, तो ये पहले नंबर पर जाएगी। और ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे वाली भिन्न बड़ी है और इससे बाद वाली भिन्न छोटी होगी। तो दूसरे नंबर का जो हर है वह है 11, तो दूसरे नंबर पर भिन्न जाएगी 11/7, फिर तीसरे नंबर पर 7/7, और जो सबसे छोटी भिन्न है 3/7। फिर अगला है भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है लगा कर कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो पहले हम इन दोनों भिन्नों के हरों को एक समान बनाएंगे ताकि हम इनकी उचित तरीके से तुलना कर सकें। तो 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती होता है 45। आप कुछ इस प्रकार इसे निकाल सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, इसलिए 5 का 5 ही 5, 3 तिरका 9। फिर हम 3 से भाग देंगे तो 5 का 5 ही 5, 3 को 3। अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 और 1 का 1 ही 1, तो 3 तिरका 9 और 9 पन्ना 45। तो हमें दोनों का कितना बनाना है, 45 बनाना है। तो 5 को 45 बनाने के लिए 9 का गुणा करेंगे। तो जब हर में 9 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 9 का गुणा करेंगे। इस प्रकार इस 9 को 45 बनाने के लिए हम हर में 5 का गुणा करेंगे। जब हर में 5 का कर रहे हैं तो अंश में भी 5 का गुणा करेंगे, और सारे गुणनफलों को हम अगले स्टेप में लिख देंगे। तो 9 चौके 36, 5 नम 45, 5 25 और 9 पन्ना 45। अब देख पा रहे हैं दोनों के हर कैसे हैं, एक समान हो चुके हैं। तो हम अंशों से तुलना करेंगे, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो इस प्रकार 36/45 बड़ी होगी 25/45 से, और इनका वास्तविक मान क्या था, 4/5 बड़ी होगी 5/9 से। प्रश्न क्रमांक 13 है, क्या 3 किलोग्राम वजन के तरबूज का 1/5 भाग और 4 किलोग्राम वजन के तरबूज का 1/5 भाग बराबर होगा, हाँ या नहीं, कारण बताइए। तो हम देखते हैं। तो पहले हम 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं। तो 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम। अब हम इसका 1/5 भाग निकालेंगे। तो 3000 ग्राम का 1/5 भाग 5 1 5, 5 6 30 और 500 यानी 600 ग्राम आ गया ये। इसी प्रकार अब हम 4 किलोग्राम का 1/5 भाग निकालेंगे। तो पहले 4 किलोग्राम को हम बदल लेते हैं 4000 ग्राम में, यानी कि ग्राम में बदल लिया। अब इस 4000 ग्राम का 1/5 भाग निकालेंगे। तो 5 1 5, 5 8 40 और 500 यानी 800 ग्राम। तो आप देख पा रहे हैं 3 किलोग्राम का जो 1/5 भाग है वह 600 ग्राम आया, और 4 किलोग्राम का 1/5 भाग आया 800 ग्राम। तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, इससे हम लिखेंगे अतः 3 किलोग्राम तरबूज के 1/5 भाग का वजन 4 किलोग्राम के तरबूज के 1/5 भाग के वजन से कम होगा, यानी ये वाला भाग इस भाग से कम होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 14 और 15 एक अनुमान पर आधारित हैं। तो 14वां प्रश्न देखते हैं। दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर है। वह घर से स्कूल पैदल जाती है। एक कदम की दूरी का अनुमान लगाकर बताइए कि एक कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा है। अब चूंकि ये अपने अपने अनुमान पर आधारित हो सकता है किसी का कदम बड़ा हो या किसी का कदम छोटा हो, तो ये उत्तर विभिन्न प्रकार से अलग अलग हो सकता है। तो जैसे अनुमानतः मैंने जो अनुमान निकाला है वह है कि एक कदम की दूरी 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। अब हो सकता है ये किसी के लिए अधिक हो या किसी के लिए कम हो, तो आप अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ एक कदम की दूरी 1.5 यानी 1.5 मीटर है, अतः एक कदम कुल दूरी का भाग होगा। तो कुल दूरी है 150 मीटर जो तय की जानी है, और एक कदम की दूरी है 1.5 मीटर। तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो एक शून्य नीचे आ जाएगा। तो 15/1500 यानी 1/100वां भाग, यानी एक कदम जो है कुल तय की जाने वाली दूरी का 1/100वां भाग है। ये उत्तर
आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सभी के कदमों की दूरी इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। अब आते हैं हम इस अध्याय के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक पेड़ के पत्तों की संख्या का अनुमान लगाइए। एक पत्ता कुल पत्तों का कौन सा हिस्सा है? तो ये भी एक अनुमान पर आधारित प्रश्न है। तो अनुमानतः हमने मान लिया है कि एक पेड़ में 5000 पत्ते हैं, तो जो एक पत्ता है वह सभी पत्तों का 1/5000वां भाग होगा। अब हो सकता है किसी पेड़ में इससे बहुत ज़्यादा पत्ते हों या इससे बहुत कम पत्ते हों, तो उस अनुसार ये उत्तर भी अलग अलग होगा। तो इस प्रश्न के कई उत्तर संभव हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो से प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के प्रश्नों के हल के साथ अगली वीडियो में।